हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारी अगली क्लास के अंदर। बेटा जैसा कि हम आज के लिए एलपीएम की, ठीक है, मैनेजमेंट एनिमल मैनेजमेंट की क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं और आज हम स्पेशल एलपीएम की क्लास ही लेके आए हैं जिसके अंदर अपनी सारी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं अपने, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपन ने करवा चुके हैं, तो उनके अलावा जो जो क्वेश्चन बच गए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो सारे यहाँ ले आए हैं अपन। ठीक है, तो बेटा पूरी वीडियो में ऐसे मान लो कि आपके लिए बिल्कुल छांट छांट एक क्वेश्चन लेके आए, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। ये सोचो कि आपका अगर क्वेश्चन आता तो बेटा बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, और अगर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रहेगा। बेटा अब जो क्वेश्चन गलत हुआ है ना वो एग्जाम में पक्का याद रहेगा, एग्जाम में गलत होने के चांसेस उसके उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। और जो लाडले नए आए हैं, अरे बिल्कुल समझ गए, बोले गुरुजी सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अरे लाडलो बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन, पशुधन इकाई में सम्मिलित है। एक पशुधन इकाई में क्या क्या चीज सम्मिलित होती है? या तो भाई एक गाय एक भैंस के बराबर है, या दो सुअर के बराबर है, या तीन बछड़ों के बराबर है, या तीनों पशुधन इकाई के बराबर है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ठीक है, देखो फटाफट करेंगे, बिल्कुल टाइम कम बचा है, तो इसका आंसर चला गया चौथा। देखो जिसको आता है ना उसने तो अब तक कर दिया। देखो जिसको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है ना, उसका कंफ्यूजन फटाफट एक तरीके से अपन रिवीजन कर लेंगे ना, तो जिसको कंफ्यूजन उसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, एक बार चीज देख लेते हैं, क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं और सुन लेते हैं ना, तो बेटा चीजें आसानी से याद रहती है बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, तो बेटा पशुधन इकाई के अंदर बेटा एक या गाय या एक भैंस आएगी, या फिर उसके अंदर दो सुअर आएंगे, या तीन बछड़ों के बराबर होगी, या पांच भेड़ या बकरी। पांच भेड़ बकरियों के बराबर क्या होगी? पशुधन इकाई होगी। अगला क्वेश्चन बेटा, आवासीय रुमंती जानवर में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? बेटा ये बहुत इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, सबको बता आपको। ओमेजम, बेटा ओमेजम क्या होता है? आभासी रुमंती जानवरों के अंदर ओमेजम अनुपस्थित होता है। और कौन कौन से हैं? ऊंट, लामा है आभासी, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगले बेटा, अब आगे है ना सही है कौन सा कथन गलत है, ऐसे क्वेश्चन हम ज्यादा लेके आए। क्यों? क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन के अंदर पांच पांच छह चीजें कवर हो जाती हैं ऐसे क्वेश्चनों से। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि एग्जाम में आएंगे, ये सिर्फ आपका रिवीजन करवाने के लिए और आपको अच्छे से याद करवाने के लिए ये चीजें। ठीक है, तो इतने टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं एग्जाम में, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी है तो सारे इजी जी। देखो, निम्न में से गलत कथन है। रुमंथी जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिराफ और नीलगाय। आभासी रुमंथी जानवर ऊंट और लामा। ठीक है, यथार्थ आमाशय यानी कि ट्रू स्टोमक रूमन को बोलते हैं। शुष्क काल यानी ड्राई पीरियड 2 माह का होता है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल सही करो बेटा। देखो टाइम खराब नहीं करना, जिसको आता था उसको तो एक बार में आ गया, और नहीं आता था बेटा उसका समझो रिवीजन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कम से कम एग्जाम में तो गलत नहीं हो रहा ना, तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा सी। देखो रुमंथी जानवर आप सबको बताया, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जिराफ और नीलगाय, ये ध्यान रखना। ये दोनों भी किसके अंदर आते हैं? रुमंथी जानवर में आते हैं। ऊंट और लामा आप सबको बताया आभासी जानवर बोलते हैं। जो शुष्क काल होता है यानी ड्राई पीरियड बेटा वो 2 माह का होता है। और यथार्थ आमाशय यानी कि ट्रू स्टोमक बेटा रूमन को नहीं बोलते, किसको बोलते हैं? एबोमेजम को। जो एबोमेजम भाग होता है ना, एबोमेजम भाग। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि यथार्थ, देखो ये चारों क्वेश्चन है ना, चार क्वेश्चनों का रिवीजन हो गया आपका यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, बस सीधा से क्वेश्चन क्या पूछे आपके, निम्न में से कौन सा ट्रू स्टोमक है, तो आपको एबोमेजम पे टिक लगा देना है। ये तो आपको क्या है, एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन करवाने के लिए ऐसे चीजें लेके आए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपको ज्यादा ज्यादा चीजों का रिवीजन हो सके। निम्न में से असत्य कथन है। फेस टू फेस प्रणाली के फायदे, चारा वितरण में आसानी। टेल टू टेल प्रणाली के फायदे, दुग्ध दोहन में आसानी। खुली आवासीय प्रणाली यानी कि लूज हाउसिंग सिस्टम, उसके लिए क्या खास बात है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली कार्य प्रणाली है। चौथा है सभी सही है। तो बताओ कौन सा आंसर जाएगा इसका? बिल्कुल सही कह रहे हो लाड लो। ठीक है, देखो फटाफट अब एक बार कम से कम आंखों से निकाल लो इसको, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता ना इंपॉर्टेंट चीज वो पता लग जाएगी। तो इसका आंसर बेटा चौथा जाएगा, इसमें सभी कथन सही है। बेटा फेस टू फेस प्रणाली के फायदे क्या है कि बेटा चारा बांटते हैं ना, ठीक है, तो उसमें आसानी होती है। टेल टू टेल तो दूध निकालने में आसानी रहती है। ठीक है, और खुली आवासीय प्रणाली यानी लूज हाउसिंग सिस्टम, अगर एग्जाम बेटा क्वेश्चन आ जाए कि ये अपना में क्वेश्चन है, हर एक ऑप्शन अपने आप में क्वेश्चन है बेटा, भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली कार्य प्रणाली कौन सी है, तो बेटा ऑप्शन में आपको क्या टिक लगा देना है? खुली आवासीय प्रणाली यानी लूज हाउसिंग सिस्टम। और चौथा सभी सही है, ये आप कर ही दोगे। देखो टाइम खराब नहीं करना बिल्कुल, अब फटाफट फटाफट चीजों का रिवीजन करना है।
जितनी ज़्यादा चीज़ रिवीजन कर सकें। प्रजनन मौसम शुरू होने से पूर्व अतिरिक्त दाना देना, जैसे प्रजनन मौसम शुरू हो रहा है ना, उससे पहले अतिरिक्त दाना देना क्या कहलाता है? स्टीमिंग अप, फ्लशिंग, रिंगिंग, टैगिंग। ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। प्रजनन मौसम पूरा आने से पहले अतिरिक्त दाना देना क्या कहलाता है बेटा? फ्लशिंग कहते हैं उसको बेटा। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा बी। बोलो गुरुजी और? तो बेटा इसमें देखो 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं। पहला तो क्या है? स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप क्या है कि भेड़ के गर्भावस्था के अंतिम 6 से 8 सप्ताह में अतिरिक्त भोजन देना, अतिरिक्त दाना देना। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिल जाएगा कि गर्भावस्था के अंतिम समय में अतिरिक्त दाना देना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं बेटा स्टीमिंग अप। देखो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना। प्रजनन मौसम से पहले अतिरिक्त दाना दे रहे हैं तो उसको तो बोलते हैं फ्लशिंग, और गर्भावस्था, ठीक है, कि गर्भावस्था का अंतिम समय चल रहा है उस टाइम देते हैं, उसको बोलते हैं स्टीमिंग अप। अब क्या होता है? रिंगिंग। रिंगिंग क्या होता है बेटा? जो रेम का शिश्न है, उस रेम के शिश्न के चारों तरफ के ऊन के बाल हटाना ताकि मेटिंग में आसानी रहे। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं अपने रिंगिंग। टैगिंग क्या होता है बेटा? जो भेड़ का पिछला हिस्सा है ना, पिछले हिस्से का ऊन हटा देते हैं ताकि उसकी मेटिंग आसानी से हो सके। तो टैगिंग वो नहीं है, ये टैगिंग वाला टैगिंग नहीं है। ये टैगिंग क्या है कि भेड़ के पिछले हिस्से के ऊन को हटाना। और बेटा एक डेफिनेशन और आती है इन 4 के अलावा, उसका नाम है आइंग, EYING। ठीक है, EYING, आइंग। ये आइंग क्या होता है बेटा? कि भेड़ की आंखों के चारों तरफ के बाल हटाना, जो आंख के ऊपर बाल आ जाते हैं ना उनको हटाना, उसको क्या बोल देते हैं? आइंग। तो बेटा एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना ये क्वेश्चन ऐसे तरीके से बना के लाया हूं आपके लिए कि मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो सारी चीज कवर कर पाऊं, मैं हर चीज का रिवीजन करवा पाऊं आपको। निम्न में से असत्य कथन है? क्लिपिंग, जानवर के शरीर से बालों को हटाना। सियरिंग, भेड़ से शरीर से ऊन उतारना। डबिंग, पोल्ट्री को चोंच काटना। डॉकिंग, कुत्ते को सुंदर दिखाने के लिए पूंछ काटना। तो इसका क्या चला जाएगा आंसर? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ोगे नहीं आप। इसका आंसर चलेगा तीसरा। देखो बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में कि जानवर के शरीर से बालों को हटाना क्या कहलाता है, तो उसको तो बोलते हैं क्लिपिंग। अगर जानवरों के शरीर से बाल हटा रहे तो उसको क्लिपिंग बोल देंगे। और भेड़ के शरीर से अगर ऊन उठा रहे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भेड़ के शरीर से ऊन हटाना, उसको क्या बोल देते हैं? सियरिंग बोलते हैं बेटा। ठीक है, और कुत्ते की पूंछ काटना, सुंदरता दिखने के लिए कुत्ते की पूंछ काट देंगे, उसको क्या बोल देंगे? डॉकिंग बोलेंगे। और देखो बेटा डबिंग क्या होता है? डबिंग क्या होता है बेटा? मुर्गे की कलंगी को काटना। जो मुर्गे की कलंगी है ना उसको काटने को बोलते हैं डबिंग। फिर बोलो गुरुजी पोल्ट्री की चोंच काटना, इसको क्या बोलते हैं? तो बेटा इसको डीबिकिंग बोलते हैं। पोल्ट्री की चोंच काटना क्या कहलाता है? एग्जाम में आ जाए ना क्वेश्चन तो आप क्या कर दोगे? डीबिकिंग। ठीक है, और डबिंग क्या होता है? मुर्गे की कलंगी को हटाना। बेटा एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हो गए ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चनों को देख के तुम डरो मत कि गुरुजी ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। बेटा ये हर लाइन एक क्वेश्चन है, आपका ज्यादा ज्यादा चीजों का रिवीजन भी हो रहा है और एक क्वेश्चन के तरीके से हो रहा है ताकि आपको चीज याद रह जाएंगी बेटा एग्जाम में भी। और कोई क्वेश्चन गलत होने वाला है ना तो अभी गलत हो जाएगा ताकि एग्जाम में सही हो सके वो। डी बडिंग यानी कि सींग रोधन की सही उम्र कितनी है भाई? 3 से 5 दिन पे सींग रोधन करते हैं, या 10 दिन पे करते हैं, या 1 दिन पे करते हैं, या 3 दिन पे करते हैं? फटाफट बताओ तो बेटा, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा सींग रोधन का अपन कार्यक्रम कब करते हैं? डी बडिंग कब करते हैं? जब 10 दिन का बछड़ा हो जाता है ना, 10 दिन का बछड़ा या बछड़ी 10 दिन का हो जाता है ना, तब अपन उसका सींग रोधन कर देते हैं। बोलो गुरुजी बेटा मैंने कहा था ना हर क्वेश्चन के एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अगर पूछे ना एग्जाम में डॉकिंग, डॉकिंग का मतलब क्या होता है? पूंछ काटना। तो बेटा डॉकिंग किस उम्र में करते हैं? तो बेटा डॉकिंग करते हैं 3 से 5 दिन की उम्र में। अगर बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डी बिकिंग, चोंच कब काटते हैं? तो बेटा जब 1 दिन का होता है ना चूजा, तब उसकी चोंच काट देते हैं। ठीक है, तो और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डबिंग यानी कि कलंगी कब काटते हैं? तो बेटा 3 दिन का रहता है ना, 3 दिन का, तब उसकी कलंगी काट देते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए ना रिवीजन। बेटा देखो मैक्सिमम चीज़ों का रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मान लो छांट के क्वेश्चन है सारे। निम्न में से असत्य कथन है? ठीक है, देखो अब चारों ही अपने आप में क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं ताकि आपकी ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें। पहला है एलोट्रायोफेगिया यानी डिप्रेव्ड एपेटाइट, जानवर को द्वारा अखाद्य पदार्थों यानी कि हड्डी और लकड़ी को खाना। पाइलोफेगिया, जानवरों द्वारा बालों को खाना। कैनाबिलिज्म, मादा द्वारा प्रसव के पश्चात अपने नवजात को खाना। कोफ्रोफेगिया, जानवर द्वारा अपने अवशिष्ट पदार्थ को खाना। तो कौन सा आंसर चला जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा,
ठीक है, जिनको देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सारा को कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन बेटा गलत मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें तीसरा क्यों चला गया, देखो पहले आप बताऊँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि जानवर द्वारा एक खाद्य पदार्थ की हड्डी, लकड़ी, चूना कुछ भी खा रहा है, तो उसको बोलते हैं एलोट्रायोफेगिया, या उसको बोलते हैं डिप्रेव्ड एपेटाइट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जानवर द्वारा बालों को खाना, तो बेटा उसको क्या बोल देते हैं, बाल, अगर बाल खाने लग जाए ना जानवर अपने खुद के, तो उसको पाइलोफेगिया बोलते हैं, पाइलोफेगिया। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, साथ साथ बोलते रहो करो। जानवर द्वारा अपने या अवशिष्ट पदार्थ खुद का जो गोबर है या कुछ भी अपना अवशिष्ट पदार्थ है ना उसको खा जाएगा, उसको बोल देंगे कोप्रोफेगिया, जैसे खरगोश करता है ना। अब बेटा देखो ये गलत क्यों है, क्योंकि कैनाबिलिज्म क्या होता है, कैनाबिलिज्म बेटा अपनी ही प्रजाति के जानवरों को खाना। कैनाबिलिज्म क्या होता है, अपनी ही प्रजाति के जानवरों को खाना कैनाबिलिज्म बोलते हैं। फिर बोलो गुरुजी ये क्या होता है, तो बेटा मादा द्वारा प्रसव के पश्चात अपने ही नवजात को खाना, उसको बोलते हैं इन्फेंटोफेगिया। देखो अगर इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, तो अगर अपने ही बच्चे को खा जाए, अपने ही नवजात को खा जाए, तो उसको तो बोल देंगे इन्फेंटो, क्या बोलेंगे, सही कह रहे हो बिल्कुल, इन्फेंटोफेगिया। और कैनाबिलिज्म क्या होता है, अपनी ही प्रजाति के दूसरे जानवर को खा जाना। तो बेटा ये दोनों चीजें अलग अलग है, तो ये आंसर क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हो गए बेटा, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं आपके लिए कि पूरा सिलेबस कवर करवा दूं आपका इन क्वेश्चनों में। बधियाकरण के लिए काम में लिए जाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं, बर्डीजो कास्टेटर, इमस्क्यूलेटर, इलास्ट्रेटर, सभी। बोलो गुरुजी ये तो हमें पता ही है। ठीक है, देखो टाइम है नहीं इसलिए मैं आपको फटाफट करवा रहा हूँ बेटा, इसमें ऐसे मत सोचना गुरुजी टाइम नहीं मिल रहा बेटा, ये तो सोचो आपको भला हो रहा है कि ताकि कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए आपका। चौथा चला जाएगा इसका आंसर बेटा, बर्डीजो कास्टेटर भी काम में लेते हैं, इमस्क्यूलेटर भी काम में लेते हैं, इलास्ट्रेटर भी क्या है, बधियाकरण का ही एक तरीका है। अगला फटाफट करेंगे बेटा, देखो टाइम खराब करने का टाइम है ही नहीं। जानवरों को नियंत्रित करने का सही तरीका नहीं है। देखो पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपको, हमेशा सही तरीका नहीं है। कौन सा नहीं है, राउफ मेथड, अल्टरनेट मेथड, कॉन्ट्री मेथड, प्लेटफॉर्म मेथड। कौन सा जानवरों को नियंत्रित करने का तरीका नहीं है भाई, तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर चला जाएगा, कौन सा चला जाएगा 10वें का, डी। क्यों बेटा, राउफ मेथड, अल्टरनेट मेथड और कॉन्ट्री मेथड, ये तो क्या है जानवरों को नियंत्रित करने के तरीके हैं। लेकिन जो प्लेटफॉर्म मेथड होता है वो क्या होता है बेटा, जो बड़े जानवर है तो होते हैं ना, उनको वजन नापने का तरीका है ये जानवरों को नियंत्रित करने का तरीका नहीं है प्लेटफॉर्म मेथड। प्लेटफॉर्म मेथड क्या है, जो बड़े जानवर है उनको वजन तोल करने का या वजन नापने का तरीका है बेटा। अरे बड़े बड़े ट्रकों को एक प्लेटफॉर्म पर ले जाकर खड़ा नहीं कर देते वजन नापने के लिए, तो वैसा एक प्लेटफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन भाई, निम्न में से गलत मिलान है, बछड़ा में बधियाकरण की उम्र 8 से 10 सप्ताह, मेमना में बधियाकरण की उम्र 2 सप्ताह, किड में बधियाकरण की उम्र 2 से 4 सप्ताह, पिगलेट में बधियाकरण की उम्र 3 सप्ताह। बेटा देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे ये क्या है, जो सप्ताह वाली डेट वाली ऐसी चीजें क्या आदमी भूल भी जाता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन के रूप में लेके आया हूँ, ताकि आपको अब जो लास्ट टाइम में जो ये क्वेश्चन कर लेगा ना, तो बेटा वो चीजें याद बहुत आसानी से रह जाती हैं। ठीक है, और जिसने पहले से पढ़ रखा है, रिवीजन कर रखा है, उसका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, डी। कैसे बेटा, अगर एग्जाम में पूछ लेना बेटा, चारों अपनामे के क्वेश्चन है ये, बछड़ा में बधियाकरण की उम्र कितनी होती है, तो बेटा 8 से 10 सप्ताह ही होती है, बिल्कुल सही है ये। अगर मेमने में पूछ ले कि मेमने में बधियाकरण की उम्र कितनी होती है, बेटा 2 सप्ताह होती है मेमने में। ठीक है, अगर पूछ लेना किड में बधियाकरण की उम्र कितनी होती है, बेटा 2 से 4 सप्ताह की किस में होती है, किड में होती है। और बेटा अगर पिगलेट में पूछे ना, तो बेटा पिगलेट में 3 सप्ताह नहीं होती, 3 सप्ताह नहीं होती बेटा, कितनी सप्ताह होती है, सिर्फ 1 सप्ताह, 1 सप्ताह होती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि पिगलेट में बधियाकरण की उम्र कितनी होती है, मतलब कास्ट्रेशन की उम्र कितनी होती है, तो 1 सप्ताह होती है बेटा, इसलिए इसका आंसर तो इतना गलत हो गया क्योंकि अपन ने 3 सप्ताह लिख रखा था यहाँ पे। अगला देखो, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, विनिंग की उम्र, जानवरों में विनिंग की उम्र कितनी होती है, बछड़े में 18 सप्ताह, मेमने में 14 सप्ताह, किड में 16 सप्ताह, पिगलेट में 8 सप्ताह यानी कि 56 दिन। तो फटाफट बता दो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, अरे छोड़ ही नहीं रहे आप तो क्वेश्चन को। और जिन जिन लाड लोग गलत हो रहे हैं ना बेटा, ये सोच लो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक बार फिर रिवीजन हो रहा है। अगर कोई चीज आदमी क्या भूल जाता है बार बार में, तो टेंशन मत लो, ये रिवीजन इसीलिए हो रहा है। तो 12 का आंसर क्या चला गया, ए। बेटा देखो मेमने के अंदर विनिंग की उम्र बेटा 14 सप्ताह ही होती है, बिल्कुल सही बात है ये। किड के अंदर बेटा 16 सप्ताह होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। पिगलेट के अंदर विनिंग की उम्र 8 सप्ताह, या फिर एग्जाम में दे देंगे आपको 56 दिन, तो 8 सप्ताह या 56 दिन होती है किसमें, पिगलेट के अंदर। लेकिन बछड़े के अंदर बेटा 90 दिन होती है, 18 सप्ताह नहीं होती, कितनी होती है,
90 दिन। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि बछड़े में विनिंग की उम्र, अरे विनिंग क्या होता है बेटा, माँ को अपनी बछड़े को ना दूध नहीं पिलाते, बाद में माँ से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो 90 दिन होती है। अब बेटा अगला देखो, सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली बधियाकरण की यानी कास्ट्रेशन की विधि है। सबसे ज्यादा काम में कौन सी लेते हैं और सबसे अच्छी विधि कौन सी है बधियाकरण की? सर्जिकल विधि, बड़ी जो कास्ट्रेटर मेथड, इलास्ट्रेटर, कोई नहीं बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है एग्जाम में। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन अगर रिवीजन नहीं कर रखा हो ना पढ़ने तो गलत हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, बड़ी जो कास्ट्रेटर मेथड क्या है? सबसे इजी, सबसे अच्छा और ज्यादा काम में लिए जाने वाला है। तो बेटा ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ी जो कास्ट्रेटर वाला। अगला है बेटा, बछड़े में सींग रोधन यानी कि डी बडिंग के लिए सत्य कथन कौन सा है? 10 दिन की उम्र में करते हैं। दूसरा केमिकल मेथड से करते हैं, उसमें केमिकल मेथड में अपन KOH यानी कि कास्टिक पोटास और NaOH यानी कि कास्टिक सोडा। NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। बेटा वहां कंफ्यूजन मत होता ना एग्जाम में आप, KOH को तो बोलते हैं कास्टिक पोटास और NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। दूसरा क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक मेथड यानी कि इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर उपयोग में लेंगे इलेक्ट्रिक मेथड के अंदर। और इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर के अंदर कितना तापमान होगा? 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट 10 सेकंड के लिए। तो बेटा इसके सभी चारों सही हैं। ठीक है, कि 10 दिन के ऊपर करते हैं अपन सिंग रोधन, केमिकल मेथड से करते हैं उसके अंदर बेटा ये देखो तीनों प्रणाम में बहुत क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया, कितने दिन पर करेंगे, ये आ जाएगा। दूसरा पूछ लेंगे कि केमिकल मेथड के अंदर डीबडिंग के या सिंग रोधन के केमिकल मेथड में कौन कौन से केमिकल काम में लेते हैं? तो बेटा KOH यानी कास्टिक पोटास और NaOH कास्टिक सोडा काम में लेते हैं। इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर में 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। पहला तो क्या काम में लेते हैं? तो इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर काम में लेते हैं। और दूसरा क्या है, उसका तापमान कितना होता है? तो बेटा तापमान कितना होता है? 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 10 सेकंड के लिए। ये तापमान समय क्रम भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्न में से खीस या कोलेस्ट्रम के लिए गलत कथन है। गलत पूछा है, कौन सा है बेटा? प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक का दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। बछड़े के शरीर के वजन का 10% खीस पिलाते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। म्यूकोनियम को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसका 15 का? बिल्कुल बेटा परफेक्ट आंसर आपका। देखो टाइम नहीं खराब करना, फटाफट फटाफट करने अपने को। जो आपको नहीं पता ना तो ऐसे मत लो कि मुझे जल्दीबाजी कर रहे हो। अरे बेटा आपको किसी ने ऐसे मान लो आपको तो रिवीजन ही हो रहा है, आप तो थ्योरी पढ़ रहे हो। ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है? इंपॉर्टेंट चीजें पता चलनी ना, वो भी कम समय पता चलनी चाहिए। अब तो टाइम तो है ही नहीं। तो बेटा इसका आंसर चलेगा C। देखो पहली बात, खीस कब तक रहता है? पहला क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है, खीस कब तक रहता है? तो बेटा 3 दिन तक। प्रसव की क्रिया होगी ना उसके 3 दिन तक रहेगा ये। जो शुरू का 3 दिन का दूध आता है ना उसको खीस बोलते हैं। और बेटा बछड़े को कितना पिलाएंगे ये भी आ सकता है। तो बेटा बछड़े के वजन का 10% पिलाते हैं उसको, बछड़े को। जैसे मान लो बस का बछड़े का वजन है 30 किलो है तो उसको अपन 3 किलो पिलाएंगे। और दूसरा बेटा ये एक्टिव इम्यूनिटी नहीं प्रदान करता। बेटा एक्टिव इम्यूनिटी तो क्या होता है? जो अपने शरीर में जाके इम्यूनिटी जो या एंटीबॉडी बनाए। लेकिन ये तो बनी बनाई एंटीबॉडी मिलती है ना कोलेस्ट्रम से। तो बनी बनाई एंटीबॉडी मिलते हैं तो इसको क्या बोल देंगे? पेसिव इम्यूनिटी प्राप्त होती है। एक्टिव इम्यूनिटी नहीं मिलती। किस क्या मिलती है इससे? पेसिव इम्यूनिटी। और बेटा म्यूकोनियम क्या होता है? जो सबसे पहले मल करता है ना, कोई भी बछड़ा बछड़ी जो शुरू में मल करेगा, ठीक है, सबसे पहले निकालेगा, उसको बोलते हैं म्यूकोनियम बोलते हैं बेटा इसको। तो उस म्यूकोनियम को निकालने में ये खीस मदद करता है। तो फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुअरी में थनों की संख्या कितनी होती है? बोले गुरु जी ये तो बहुत ईजी है। अरे बेटा बहुत लोग फिर भी देखना गलत कर देंगे, और एग्जाम में तो क्या जल्दीबाजी में और भी आसानी से मतलब भूल जाते हैं, फिर तो याद नहीं आती सरल सरल चीजें भी। इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले आया आपके लिए। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या चला जाएगा? B 14। देखो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे इसमें। तो आपको पता ही है, देखो सुअरी में तो होते हैं 14 थनों की संख्या। ठीक है, और कुतिया के अंदर कितने होते हैं? 10। ठीक है, और कुतिया में कितने होते हैं? 10। और 2 किस किस के अंदर होते हैं बेटा? सही कह रहे हो, घोड़ी भेड़ बकरी, इनके अंदर 2 होते हैं। और 4 तो पता ही है आपको यार, गाय भैंस, इनके अंदर 4 होते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दुग्ध सुखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जब भैंस को ऐसे होता है ना कि अब दूध नहीं निकालना, थोड़े दिन बाद में प्रसव हो जाएगा इसके, तो दुग्ध सुखाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अपूर्ण दोहन विधि, पूर्ण समाप्ति यानी कंप्लीट केजेशन, दोनों और कोई नहीं? तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप। देखो टाइम नहीं बिल्कुल खराब करेंगे। इसका आंसर क्या चला जाएगा? A।
सबसे सर्वोत्तम विधि दूध सुखाने की होती है अपूर्ण दोहन विधि, यानी कि इनकम्प्लीट मिल्किंग। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि सबसे खराब विधि या दूध सुखाने की सबसे खराब विधि कौन सी है, तो बेटा ये पूर्ण समाप्ति है ना, यानी कि कंप्लीट केजेशन, ये दूध सुखाने की सबसे खराब विधि है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला, दुग्ध दोहन की सबसे खराब विधि कौन सी है। देखो, दूध सुखाने की थी, ये क्या दुग्ध दोहन की बात कर रहे हैं, मतलब मिल्किंग की बात कर रहे हैं। तो मिल्किंग करने की सबसे खराब विधि कौन सी है, पूर्ण हस्त विधि यानी कि फिस्टिंग या फुल हैंड मेथड। अगला क्या है, चुटकी विधि यानी कि स्ट्रिपिंग। तीसरा है अंगूठा विधि यानी नकलिंग। और चौथा क्या है, कोई नहीं। तो इनमें से दुग्ध दोहन की यानी दूध निकालने की सबसे खराब विधि कौन सी है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो अंगूठा विधि है ना, नकलिंग, बेटा जब अपन अंगूठे से निकालते हैं ना, तो अंगूठे से क्या होता है, वो इंजरी कर देता है। ठीक है, तो अंगूठा विधि सबसे खराब विधि है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि सबसे बढ़िया विधि या सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो बेटा पूर्ण हस्त मेथड या पूर्ण हस्त विधि क्या है, सर्वोत्तम विधि है, बहुत बढ़िया विधि है। और स्ट्रिपिंग के लिए क्या खास बात है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि मशीन मिल्किंग, अगर मशीन से मिल्किंग करते हैं ना, तो मशीन मिल्किंग के बाद बचे हुए दूध को निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, तो मशीन मिल्किंग करने के बाद तो थोड़ा बहुत दूध बच जाता है ना, उसको निकालने के लिए अपने चुटकी विधि या स्ट्रिपिंग, इस विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन पता लग गया आपको एक क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जानवरों की पहचान का स्थायी तरीका नहीं है। देखो, है नहीं, स्थायी तरीका कौन सा नहीं है। टैटूइंग यानी गोदना, ब्रांडिंग यानी दागना, ईयर नोचिंग यानी कान कतरना, विंग टैगिंग। तो फटाफट बताओ इनमें से कौन सा तरीका अस्थायी है। बिल्कुल सही कह रहे हो, देखते सही कर दिया आपने। चौथा बेटा, जो विंग टैगिंग है ना, ये क्या है बेटा, अस्थायी तरीका। जबकि टैटू, दाग, टैटू तो बना लेंगे, परमानेंट रहेगा बेटा। ईयर नोचिंग क्या होगा बेटा, कान पे वी शेप में काट देंगे कान को, तो वो भी परमानेंट है, स्थायी है। ब्रांडिंग, दाग देंगे, ठीक है, नो छाप देंगे, 10 छाप देंगे, कुछ भी उसके ऊपर गर्म करके दाग देंगे ना, वो भी परमानेंट रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा चलाएगा, 19 का डी। अब बेटा अस्थायी के अंदर विंग टैगिंग आता है। ठीक है, ये अस्थायी तरीका है विंग टैगिंग। इसके अलावा बेटा ईयर टैगिंग हो, ठीक है, या फिर हुप मार्किंग। हुप मार्किंग किसके अंदर करते हैं बेटा, घोड़े के अंदर। घोड़े के जो है पैर है ना, हुप, उस हुप के ऊपर कलर कर देते हैं। हॉर्न मार्किंग, ये किसके अंदर करते हैं, ये भी क्या है, अस्थायी तरीका है, गाय के अंदर। और वुल मार्किंग, ये भी अस्थायी तरीका है, किसका, पहचान करने के लिए, भेड़ के अंदर। वूल भेड़ के अंदर ही तो होती है। और नेक चेन, गले के अंदर चैन डाल देंगे, किसकी पहचान के लिए होता है, ये अस्थायी तरीका है बेटा, कुत्ते के अंदर। कुत्ते के अंदर अस्थायी तरीका कौन सा है, नेक चेन। तो बेटा ये सारा स्थायी और अस्थायी तरीकों के बारे में, सारे के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, कोई सा तरीका नहीं बचा। अगला क्या है, निम्न में से गलत कथन है। ठीक है, वोल्फ टीथ ऊंट में पाए जाते हैं, टस्क टीथ सूअर में पाए जाते हैं, डेंटल स्टार और गैल्वेनी ग्रू घोड़े के मोलर दांतों से संबंधित है, गमर वह जानवर जिसके सभी दांत गिर जाएं। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए, आपको वीडियो एंड तक देखना है। और भी जो क्लासें बच गई हम कोशिश करेंगे कि हर क्लास के ढाल दें, आपने जो जो क्लास की बोली है। बस आपको यही करना है कि बस जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो 2 सेकंड का समय लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेटा हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना प्यार तो आपका भी बनता ही है कि 2 सेकंड का आप अपना समय निकाल के सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन दबा दो, लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो बेटा इसका आंसर चला जाएगा तीसरा। देखो बेटा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि वुल्फ टीथ किस जानवर के अंदर पाए जाते हैं, तो बेटा वुल्फ टीथ पाए जाते हैं ऊंट के अंदर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि टस्क टीथ किस में पाए जाते हैं, तो बेटा ये सूअर के अंदर पाए जाते हैं, टस्क टीथ। ठीक है, और बोले गुरुजी अगर बेटा ये गमर, गमर क्या था, अगर एग्जाम में क्वेश्चन कि वह जानवर जिसके सभी दांत गिर जाएं, तो सभी दांत गिर जाएं तो उस जानवर को अपन क्या बोलेंगे, उसको गमर बोलेंगे। ठीक है, और ये डेंटल स्टार और गैल्वेनी ग्रू घोड़े के मोलर दांतों पर नहीं पाई जाती बेटा। कौन से दांतों पर पाई जाती है, इंसाइजर दो दांत होते हैं। ठीक है, कौन से दांत होते हैं, इंसाइजर। जो इंसाइजर दांत होते हैं ना, उनके अंदर डेंटल स्टार और गैल्वेनी ग्रू घोड़े के अंदर पाई जाती है। अगला, निम्न में से गलत कथन है, फुल माउथ कंडीशन वह उम्र जिसमें जबड़े के सभी अस्थायी दांत उपस्थित हों। ठीक है, वह उम्र जिसमें जबड़े के सभी अस्थायी दांत उपस्थित हो उसको फुल माउथ कंडीशन बोलते हैं। प्री मोलर और मोलर को चिक टीथ बोलते हैं।
केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं घोड़े के अंदर और रुमंथी जानवरों के अंदर। और डेंटल पेड किसके अंदर पाया जाता है? रुमंथी जानवरों के अंदर। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं मैं। हर क्वेश्चन देखो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूं ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लो आप तो, ठीक है। तो इसका आंसर कौन चल जाएगा बेटा? पहला। क्यों ये गलत क्यों है बेटा? फुल माउथ कंडीशन किसको बोलते हैं बेटा? वह उम्र जिसमें जबड़े के सभी अस्थायी नहीं स्थायी दांत उपस्थित हो। ये ऐड है ना, ये ऐड जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि वह उम्र जिसमें जबड़े के सभी स्थायी दांत उपस्थित हो, तो उसको बोलेंगे फुल माउथ कंडीशन, ठीक है। चिक टीथ किनको बोलते हैं बेटा? प्री मोलर और मोलर दांत होते हैं उनको चिक टीथ बोलते हैं। ये बेटा ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की केनाइन दांत किसके अंदर उपस्थित होते हैं बेटा? ना तो घोड़ी में पाए जाते हैं केनाइन दांत, और न ही रुमंथी जानवर यानी कि गाय भैंस भेड़ बकरी, इनमें भी केनाइन दांत नहीं पाए जाते, ठीक है। और डेंटल पैड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंटल पैड किसके अंदर पाया जाता है बेटा? जो रुमंथी जानवर है ना, उसके ऊपरा जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा पे कोई दांत नहीं होता, ठीक है, आगे की तरफ, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे अपने? डेंटल पैड बोलते हैं, जो किसके अंदर पाया जाता है? रुमंथी जानवरों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला चलो, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? रुमंथी जानवर के अंदर बेटा ये जो दंत सूत्र है उसके अंदर देखो, रुमंथी जानवर में, ये मैं आपको बता देता हूँ बेटा फटाफट आपको, क्योंकि इसमें क्या है टाइम लगाओगे आप, है ना। तो इसको मैं आपको रिवीजन सही करवा देता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो बेटा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बेटा डी, मतलब कि मैंने जो तीनों के तीनों दे रखे हैं ना, ये तीनों के तीनों सही है बेटा। रुमंथी जानवरों का जो दंत सूत्र होता है वो कितना होता है? आई मतलब इंसाइजर 0/3, कैनाइन 0 मतलब रुमंथी जानवरों में कैनाइन 0 मतलब कैनाइन होते ही नहीं। प्रीमोलर 3/3 मतलब तुम सीधा याद रख सकते हो 0.033/3033, ऐसे भी याद रख सकते हो। रुमंथी जानवरों का दंत सूत्र कैसे याद रखो? 0033/3033 इंटू 2, या फिर तो कुल पूछे तो कुल टोटल 32 दांत होते हैं, ठीक है। सुअर के अंदर बेटा है 3143/3143, ठीक है। ये किसका होता है? 3143/3143, ये किसका होता है? सुअर का। इसके आगे गुणा 2 और लगा देंगे, तो मतलब टोटल दांत कितने होते हैं सुअर के अंदर? 44 दांत होते हैं बेटा, और ये दंत सूत्र होता है, ठीक है। पहला तो बेटा इंसाइजर दांत है ये, तो दूसरा क्या है? कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। तो 3143/3143 ये किसका हो गया? सुअर का, ठीक है। अगला किसका है? कुत्ते का। तो बेटा कुत्ते के अंदर है ना, इस 3 की जगह 2 आ जाएगा, इस 3 की जगह लास्ट वाली जगह, मतलब 3142/3143, बाकी सेम टू सेम। ये बस ये जो लास्ट वाला है ना इसका 2 आ जाएगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे मतलब 42 दांत, ठीक है। तो यह तुम सीधा याद रख लो कि 32 दांत होते हैं रुमंथी जानवरों में, 44 होते हैं सुअर में, और कुत्ते में होते हैं 42। अगला बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, जिनमें पहला क्वेश्चन क्या है? लखनऊ का मुर्गा या लड़ाकू मुर्गा या इंडियन गेम, मुर्गे की किस नस्ल को बोलते हैं? किस नस्ल को बेटा लखनऊ का मुर्गा बोलते हैं, या लड़ाकू मुर्गा बोलते हैं, या इंडियन गेम बोलते हैं? असील, कड़कनाथ, लेग हॉर्न, जर्सी ब्लैक, जायंट, ठीक है, किसको बोलते हैं? फटाफट बताओ। तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो। देखो ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तभी तो इसीलिए तो आप देख रहे हो बेटा। पहला तो क्या है, अगर एग्जाम में आ जाए ना कि लखनऊ का मुर्गा, ठीक है, लड़ाकू मुर्गा या इंडियन गेम किसको कहते हैं? तो असील को कहते हैं। असील के बारे में एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्या? कि राजसी चाल, राजा जैसी चाल, ठीक है, वह सर्वोत्तम लड़ाकू गुण किसके अंदर जैसे होते हैं? असील के अंदर। बेटा असील बिल्कुल राजसी चाल चलता है, ठीक है। अगला बेटा कड़कनाथ, कड़कनाथ के लिए क्या क्वेश्चन है कि कालामासी किस नस्ल को लिए बोलते हैं? तो कालामासी बेटा कड़कनाथ को बोलते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता मुर्गे की कौन सी नस्ल में होती है? तो बेटा कड़कनाथ के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है। और मुर्गे की सबसे हल्की नस्ल, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया कि मुर्गे की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? वो है कड़कनाथ।
देखो ये एक कड़कनाथ क्वेश्चन से क्या है, कुछ पूछ सकते हैं कि कालामासी किसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता किसमें है, कड़कनाथ के अंदर। मुर्गी की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, कड़कनाथ। और मांस में अगला, ठीक है, लेग हॉर्न। लेग हॉर्न के बारे में क्या खास बात है, अगर एग्जाम में समझा कि विश्व की सबसे अच्छी लेयर नस्ल, लेयर नस्ल मतलब अंडे देने वाली नस्ल, तो विश्व की सबसे अच्छी लेयर नस्ल कौन सी होती है, लेग हॉर्न। ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में क्या सकता है कि विश्व की सबसे भारी नस्ल, विश्व की मुर्गे की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है बेटा, जर्सी ब्लैक जायंट। ये क्या होती है, विश्व की मुर्गी की सबसे भारी नस्ल होती है। और कड़कनाथ के लिए क्या होता है बेटा, कड़कनाथ के जो मांस होता है उसमें काम उत्तेजना का गुण होता है, एक ही होता है। तो बेटा एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारी चीज इंपॉर्टेंट थी, मैंने एक क्वेश्चन के अंदर रिवाइज करवा दी। ठीक है। और अपन तो कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें रिवीजन करवा सके, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। बेटा सत्य कथन है, सबसे अच्छी ब्रोइलर नस्ल कौन सी है, कॉर्निश। ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल बीकानेरी। स्विमिंग कैमल खराई। सभी सही। तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जिसको आता है उसने अब तक कर लिया, जिसको नहीं आता उसको ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग रहे हैं उसको। तो सभी सही, चौथा आंसर चला जाएगा चॉइस का। क्या बेटा, सबसे अगर एग्जाम में है ना कि सबसे अच्छी ब्रोइलर नस्ल, बेटा ब्रोइलर नस्ल क्या होती है, जिससे मांस उत्पादित होता है। तो सबसे अच्छी ब्रोइलर नस्ल कौन सी है, कॉर्निश सबसे अच्छी ब्रोइलर नस्ल है। अगर आ जाए ना क्वेश्चन एग्जाम में कि ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है ऊंट की, जो बीकानेरी ऊंट है ना बेटा, वो सबसे अच्छी नस्ल का ऊंट है। और स्विमिंग कैमल, जो ऊंट तैरता है, वो कौन सी नस्ल है, तो जो खराई नस्ल है, जो कहाँ पाई जाती है बेटा, भुज, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर एक भुज नाम की जगह है, वहां पाई जाती है। 3-3 किलोमीटर तक तैर लेता है ये खराई ऊंट बेटा, तो इसको स्विमिंग कैमल बोलते हैं। इसलिए सारे बेटा 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग गया ना आपको। अगला, निम्न में से गलत कथन कौन सा है, घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल काठियावाड़ी, सबसे बुद्धिमान नस्ल मणिपुरी, सुअर का मांस लार्ड, बैकोन किसको बोलते हैं, सुअर के पिछले हिस्से के मांस को। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो गुरुजी ये तो इजी नहीं है, तो गलत समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा कोई नहीं, रिवीजन हो रहा है ना, क्या दिक्कत है, एग्जाम में मत गलत करके आना बस। आप जो नहीं आ रहा उसका चाहे पूरे टॉपिक का रिवीजन जाके कर लो उस किताब के अंदर, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, 25 का सी। बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, सबसे बढ़िया नस्ल, तो बेटा काठियावाड़ी नस्ल है ना घोड़े की, सबसे बढ़िया नस्ल है। और अगर सबसे बुद्धिमान नस्ल का पूछे तो बेटा मणिपुर है, जिससे पोलो वगैरह खेलते हैं ना, इसी अपन घोड़े को काम में लेते हैं। बेटा सुअर का मांस, तो बेटा सुअर के मांस को क्या बोलते हैं, पोर्क बोलते हैं, लार्ड नहीं बोलते। ठीक है, क्या बोलते हैं सुअर के मांस को, पोर्क। ठीक है, फिर बोलो गुरुजी लार्ड होता है, तो बेटा अगर पूछे ना एग्जाम में जाए कि सुअर की चर्बी या सुअर की वसा को क्या बोलते हैं, तो सुअर की चर्बी और सुअर की वसा को बोलते हैं लार्ड। ठीक है। अगला क्या है, बैकोन, तो बिल्कुल सही है बेटा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि सुअर के पिछले हिस्से के मांस को क्या बोलते हैं, बैकोन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हो गए। अरे बेटा मजा आ गया। ठीक है, रिवीजन बढ़िया हो रहा है अपना। अगला कि गलत कथन है, पहला, सुअर की सबसे बड़ी और भारी नस्ल लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, सबसे अच्छी पोर्क ब्रीड, पोर्क मतलब समझ गए ना, सबसे अच्छा मांस देने वाली ब्रीड, सबसे अच्छी पोर्क ब्रीड मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर, सबसे अच्छा बैकोन लैंड रेंस और पश्मीना भेड़ की नस्ल से। तो इनमें कौन सा कथन गलत है, चलो गुरुजी तो सीधा ही पड़ा है। ठीक है, तो फटाफट बताओ, बिल्कुल टाइम कम है अपने पास, तो इसका आंसर चला गया चौथा। ठीक है, तो बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए कि सबसे सुअर की सबसे बड़ी और सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो बेटा लार्ज से याद रखना, लार्ज मतलब भारी। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर क्या है, सबसे भारी नस्ल है। अगर बेटा सबसे अच्छी पोर्क ब्रीड, पोर्क मतलब समझ रहे हो, सबसे अच्छे मांस वाली सुअर की ब्रीड कौन सी है, तो बेटा मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर है। ठीक है। अगर बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अच्छा बैकोन किससे मिलता है, बैकोन पता लग गया ना कि सुअर के पिछले हिस्से का मांस, तो सबसे अच्छा बैकोन किससे मिलता है, जो लैंड रेंस ब्रीड है सुअर की, उससे सबसे अच्छा मांस मिलता है। ठीक है। और अगर आ जाए पश्मीना, तो बेटा पश्मीना भेड़ से नहीं प्राप्त होती, पश्मीना किससे होती है, बकरी से प्राप्त होती है। और कौन सी देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पश्मीना कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है, तो बेटा बकरी की 2 नस्ल है, एक तो है चेगू और दूसरी है चेंगथेंगी। कौन कौन सी बेटा, चेगू और दूसरी क्या है, चेंगथेंगी। ठीक है, तो इन 2 नस्लों से क्या मिलता है अपने को, पश्मीनी मिलता है, जिससे अपन कश्मीरी शॉल बनाते हैं। ठीक है, शॉल ओढ़ते हैं ना अपन, कश्मीरी शॉल वो बनाते हैं।
तो लाडलो समझो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग रहे हैं। निम्न में से गलत कथन है, देखो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए बनाए हैं। ये हर क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन है, हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये तो आपको बताने ज्यादा चीज, एक ही क्वेश्चन में ज्यादा चीजें रिवाइज करवाने के लिए है। भारत की सबसे अच्छी चीवोन ब्रीड ब्लैक बंगाल। भारतीय बकरियों में सबसे ज्यादा फैट किस में होता है? बारबरी में। भेड़ की सबसे बड़ी, सबसे भारी, सबसे सुंदर नस्ल मालावारी। भेड़ जैसी बकरी अंगोरा। इनमें कौन सा कथन गलत है भाई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, सी। ये कथन गलत है। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि देखो एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, कैसे? अगर एग्जाम में जाए ना, भारत की सबसे अच्छी चीवोन ब्रीड कौन सी है? चीवोन क्या होता है? बकरी का मांस। तो सबसे अच्छी चीवोन ब्रीड कौन सी है? ब्लैक बंगाल। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय बकरियों में सबसे ज्यादा मिल्क फैट, सबसे ज्यादा दूध के अंदर कौन सी बकरी के दूध में सबसे ज्यादा फैट होता है? तो जो बारबारी बकरी है ना, क्या नाम है? बारबरी। अरे नाई नहीं होता क्या बारबरी? तुम तो उससे बारबारी ब्रीड है, वो क्या है उसके अंदर? उसके दूध में सबसे ज्यादा मिल्क फैट मिलता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भेड़ जैसी बकरी है, तो बकरी लेकिन उसकी क्या है, शरीर को देखोगे ना तो बाहर से तो भेड़ जैसी लगेगी, तो भेड़ जैसी बकरी कौन सी होती है? अंगोरा। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी, सबसे भारी और सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो उसका नाम मालावारी नहीं है बेटा, कौन सी है? जमुनापुरी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी, सबसे भारी और सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है भेड़ की, तो बेटा वो है बकरी की, कौन सी है? जमुनापुरी। ठीक है, तो बेटा ये जो बकरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका रिवीजन कर लिया अपन ने। अगला क्वेश्चन अपना कि भेड़ की सबसे बड़ी देसी नस्ल कौन सी है? भेड़ की सबसे बड़ी देसी नस्ल कौन सी है? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? फटाफट बताओ। सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर जाएगा बी। देखो अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो समझ लो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तो बच गया। जिनको नहीं आता है उनके लिए ज्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आता है उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बेटा, रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी नस्ल तो बेटा है नेल्लोर। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, मैं देखना चाहता था किसने किया है किसने नहीं किया। ठीक है, अगर बेटा देखो ये चारों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में कि सबसे छोटी देसी नस्ल कौन सी है, भेड़ की सबसे छोटी देसी नस्ल बेटा मांड्या होती है। ठीक है, तो भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होगी? मांड्या। ठीक है, अगला क्या है? अगर पूछ लेना कि राजस्थान की मेरिनो किसको बोलते हैं, तो चोकला ब्रीड को राजस्थान की मेरिनो बोलते हैं। ठीक है, इसका रोमन नाक होता है, इसका नाक कैसा होता है? रोमन नाक जैसा। ठीक है, और अगली कौन सी बच गई? मारवाड़ी। तो अगर बेटा एग्जाम में सुना जाए ना कि सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो बेटा मारवाड़ी नस्ल है, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तो मैं कहना ना, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अगला बेटा कि विश्व की सबसे छोटी गाय की नस्ल कौन सी है, तो सबसे छोटी गाय की वेचोर, हरियाणा, कांकरेज, कोई नहीं। तो बेटा अपन ने आपको पहले भी देखो, मैंने इसमें गाय के, भैंस के, इनके क्वेश्चन कम लिए। क्यों? क्योंकि इनका रिवीजन अपन पहले ही कर चुके हैं। जो पहले अपन ने क्वेश्चन पेपर करवाए हैं ना, उनके अंदर रिवीजन कर लिए, इसलिए अपन के बार बार उन्हीं चीजों को थोड़ी ना पढ़ेंगे, नई नई चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे, इसलिए उनके यहाँ पे नहीं दिए हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी गाय कौन सी है? सही करे आप, वेचोर। ठीक है, अगर एग्जाम में तो ना विश्व की सबसे छोटी गाय, तो ये तो है वेचोर। और क्या बेटा, जो सबसे अच्छी दोहरी नस्ल की ब्रीड बेटा हरियाणा है, सबसे अच्छी दोहरी नस्ल की ब्रीड। और अगर आ जाए ना कि सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो बेटा कांकरेज सबसे भारी नस्ल है। ठीक है, अगली क्या है? किस नस्ल, किस भैंस की नस्ल में सबसे ज्यादा फैट प्रतिशत होता है? तो बेटा ये क्वेश्चन है ना आपके, ऐसे मान लो एलपीएम पूरी कवर हो गई है, कुछ जो क्वेश्चन टॉपिक छूटे हैं ना उनका पहले ही करवा चुके हमारे रिवीजन, तो कोई टॉपिक लगभग छूटा नहीं। और आपको लग रहा है ना कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है, मतलब इस भाग के, या मान लो जैसे मान लो कि भेड़ की मेरे को नस्ल के क्वेश्चन नहीं यार, तो पूरी भेड़ की नस्ल के क्वेश्चन ही दोबारा पढ़ दो तुम। पूरी भेड़ का जो टॉपिक है ना नस्ल का, वो पूरा किताब में जाओ और एक बार रिवीजन मार दो फटाफट फटाफट फटाफट। तो ऐसे चीजें, और जो चीज नहीं आ रही मैं कह रहा हूँ उसको लिखता जाओ। ठीक है, 2 और 3 को सिर्फ उन्हीं चीजों का रिवीजन मारना आपको। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फैट वाली नस्ल है जाफराबादी। अब बेटा इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो एक क्वेश्चन तो हो ही गया कि सबसे ज्यादा फैट प्रतिशत वाली नस्ल कौन सी है? जाफराबादी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि पंचकल्याणी किसको बोलते हैं? नीली रावी। ये भी बहुत बार आ चुका है। सबसे भारी नस्ल है, तो बेटा जाफराबादी क्या है? ओ, इसका आंसर हो जाएगा बेटा बदावरी। उस पर टिक लग गया गलती से। बदावरी क्या है? सबसे ज्यादा फैट वाली है। ठीक है, जाफराबादी कैसी है? जाफराबादी सबसे भारी नस्ल है। ठीक है, ये क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा फैट वाली तो है बदावरी, सबसे ज्यादा भारी
तो हो गई जाफराबादी, पंचकल्याणी बोलते थे, नीली रावी को, और अगर सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है तो आपको पता ही है मुर्रा तो दूध देने के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी होगी? मुर्रा। तो बेटा आप क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो चैनल को जो लाडले नए आए हैं, जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, बेटा 2 सेकंड लगेगा, जाते जाते फटाफट अपना सब्सक्राइबर का बटन दबाते जाना, बेल आइकन का बटन दबाते जाना, और जाते जाते 2 सेकंड में अपना कोई प्यारा दोस्त है या किसी अपने यार दोस्त को कहते हैं कि भाई तू भी फटाफट फटाफट रिवीजन कर ले, तो उसको आप शेयर कर दो। अपने कॉलेज के ग्रुप में हो, चाहे अपना क्लास का ग्रुप हो, कोई भी अपने दोस्तों का ग्रुप हो LHA का, तो आप उसमें शेयर कर देना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्लास में, आप जरूर कमेंट करके बताना कैसी लगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और लेके आएंगे, और जल्दी ही लेके आएंगे, क्योंकि कल में आपको पूरी सब्जेक्ट करवा देंगे। कल के बाद में अपन कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन डालेंगे मतलब पूरे ऑल ओवर के, ठीक है। और कल AGB के हर स्तर की क्लास लेके आएंगे, तो कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा आपको। तो बेटा जम के पढ़ो, लास्ट टाइम चल रहा है, खूब मेहनत कर लो, जितनी मेहनत कर सकते हो ना, चाहे अब तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे सो के मेहनत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी बस। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।